गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स इस चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। पहले ये चैप्टर पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो एक दिन में रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। आज और कल 2 दिन रिवीजन कराऊंगा और सैटरडे को इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा। और इसलिए आपको ये चैप्टर लाइन वाइज पढ़ना है और जब टेस्ट दोगे उसमें आपको याद रखना है। पिछले टेस्ट में मैंने देखा था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका कोई फिक्टिशियस नेम ABC XYZ मोदी जी इस टाइप का नेम लिख दिया था। तो इस टाइप का नेम नहीं लिखना है आपको। आपका नेम, फादर्स नेम और सेक्शन ये जरूर लिखना है आपको। आपका जो रियल नेम है वो रियल नेम आप लिखोगे, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है कौन सा बच्चा टेस्ट दे रहा है और कौन नहीं। ओके, इस बात पर विशेष ध्यान रखना। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर, इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स का डेफिनेशन क्या है? इंडिकेटर्स आर सम डाइज और केमिकल्स which can change their color in acidic and basic solution to recognize an acid or a base. ओके, तो ये कुछ केमिकल होते हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज करते हैं और उसका कलर से ही हम पहचान जाते हैं जो कौन सा सॉल्यूशन में उस इंडिकेटर को हम ऐड किया है। दैट मीन्स उस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, उनके बारे में पहचान हो जाता है। तो 3 टाइप का इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट वन, नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जैसे कि कोई प्लांट का एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे देखो लिटमस, ये लाइकेन का एक्सट्रैक्ट है। टर्मरिक, ये आप जानती हो हल्दी होते हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो होता है रेड कलर का होता है, वो भी एसिड और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज करते हैं। लिटमस का अब जानते हो एसिड में क्या होता है कलर चेंजेस का? एसिड में इसका कलर चेंज होता है ब्लू टू रेड और बेस में क्या होता है रेड टू ब्लू। टर्मरिक एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में रेडिश येलो कलर देते हैं। और जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है एसिडिक सॉल्यूशन में इसका भी कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो इसका जो कलर चेंज है, कलर चेंज से हमें पता चलता है जो ये जो इंडिकेटर है कौन सा सॉल्यूशन में हमने डाला है, एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में। दूसरा टाइप का है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर को मैन मेड इंडिकेटर्स नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं। इनका प्रिपरेशन लेबोरेटरी में होता है, नेचर से नहीं मिलता है ये। तो इसका 2 एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन। दोनों टाइप का जो इंडिकेटर है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में किस टाइप का कलर चेंज होते हैं ये अब देख लेना एक बार। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन का देखोगे एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होता है। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर दे देते हैं। और एक इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इट इज रिलेटेड टू स्मेल। यहाँ पे एग्जांपल देखो, गार्लिक एक्सट्रैक्ट, ऑनियन एक्सट्रैक्ट और वेनिला एक्सट्रैक्ट। इस टाइप का और एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों एग्जांपल आप कर लेना, काफी है ये। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में एक टाइप का स्मेल देते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में दूसरा टाइप का स्मेल देते हैं। स्मेल किस टाइप का देगा तो उसका डिस्क्रिप्शन तो दे नहीं सकते किस टाइप का स्मेल देगा। आप ये समझ सकते हो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है उनका एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड। एसिड का डेफिनेशन क्या है? एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन लिबरेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड कोई भी हो, उनको पानी में डालोगे तो वो H+ आयन देते हैं। जो H+ आयन देगा वो एसिड है और जो H+ आयन नहीं देगा वो एसिड नहीं है। कोई कोई केमिकल ऐसा होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम तो है
लेकिन पानी में घोलोगे तो H प्लस आयन को नहीं देते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, क्या फॉर्मूला है इसका? C6H12O6। तो 12 कार्बन आइटम है इसमें, लेकिन तब भी ये एसिड नहीं है। एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि पानी में जब इसको घोलते हैं जो H12 है वो H प्लस आयन दे नहीं सकते हैं। H प्लस आयन के रूप में वो लिबरेट नहीं होता है, और इसलिए C6H12O6 ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। तो एसिड का डेफिनेशन कर लोगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है एसिड का, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इनमें से ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज इट लिबरेट्स H2 गैस व्हेन रिएक्ट्स विद ए मेटल। तो यहाँ पे जो मेटल है, ये मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन करेगा। जैसे कि जिंक जब H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, उसमें जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ओके, इस हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानोगे, आइडेंटिफाई कैसे होता है? इट गिव्स पॉप साउंड व्हेन इट ब्रिंग्स इन द कांटेक्ट ऑफ फायर। ठीक है, फायर के कांटेक्ट में जैसे कोई बर्निंग मैच स्टिक के पास लाओगे तो हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग लग जाती है, और आग लगते ही ये एक्सप्लोसिव गैस है, और एक्सप्लोसिव गैस होने के लिए इससे पॉप साउंड निकलता है। ये एक्चुअली एक एक्सप्लोसिव साउंड है। ओके, जो पॉप साउंड है, इस पॉप साउंड से ही हाइड्रोजन गैस को हम पहचानते हैं। थर्ड वन, इट लिबरेट्स CO2 गैस व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स। कोई कार्बोनेट कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करते हैं कोई एसिड, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ही बनेगा। जैसे Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ अगर मान लो HCl का रिएक्शन आप करवा रहे हो तो क्या बनेगा? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इस CO2 गैस को कैसे पहचानोगे आप? When CO2 gas is allowed to pass through lime water, it turns lime water milky। तो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाए, मिल्कीनेस उसमें आ जाए कोई एक गैस पास करवाने से, तो आप समझ जाना वो गैस जरूर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ CO2 रिएक्शन करें तो क्या बनता है? CaCO3 बनता है, और उसके साथ साथ H2O। CaCO3 इट इज इमिसिबल इन वाटर, पानी में ये नहीं घुलता है और इसका कलर व्हाइट होता है, और इस वजह से ही मिल्कीनेस आ जाता है इसमें। ओके, और एक्सेस CO2 भेजने से क्या बन जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो पानी में घुल जाता है, और इसलिए एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मिल्कीनेस गायब हो जाता है। इसका भी रिएक्शन है, वो भी कर लेना, पेपर के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये एसिड और बेस के बीच में होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस रिएक्शन करके जब साल्ट और वाटर बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि इस टाइप का रिएक्शन में दोनों का अगर इक्विवेलेंट अमाउंट होता है तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो रिएक्शन होने के बाद उसमें ना तो कोई एसिडिक प्रॉपर्टी रहती है और ना बेसिक प्रॉपर्टी, और इसलिए इस टाइप का रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। Acids do not show acidic behavior in absence of water। एसिड अगर सॉलिड होते हैं और गैसियस होता है तो उसके अंदर कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती है।
ठीक है, एसिडिक बिहेवियर वो शो नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी नहीं होता है बोलना तो ठीक नहीं होगा, एसिड तो एसिड ही होता है, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी वो शो नहीं करते। ठीक है, जब पानी मिल जाता है उनको या पानी में जब हम घुलते हैं उसको, तब वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ओके, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी आपको समझाया गया था, वो एक्टिविटी अच्छे से देख लेना। तो और एक बार मैं उस एक्टिविटी को समझा रहा हूं आपको। हम क्या करते हैं इस एक्टिविटी के लिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में NaCl ले लेते हैं और इसमें कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। ये कंसेंट्रेटेड H2SO4 है। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है NaCl प्लस H2SO4 इसमें बन जाता है Na2SO4 प्लस 2HCl। यहां पे जो HCl बनता है ये गैसियस फॉर्म में बनता है। तो इस HCl को हम एसिड नहीं बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो बनेगा, यहां पे एक आउटलेट पाइप हम इक्विप करते हैं। इस आउटलेट पाइप से ये HCl गैस बाहर आता है। तो HCl गैस जब बाहर आते हैं, इस जगह पे एक ड्राई लिटमस पेपर अब रखोगे। पहले हम क्या करते हैं, ये ड्राई लिटमस पेपर जब ड्राई फॉर्म में है ये, और इसका कलर ब्लू, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तब देखो कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब इस HCl गैस के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। एसिडिक प्रॉपर्टी अगर होती इसके अंदर तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज होता, रेड में चेंज हो जाता। लेकिन ड्राई लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर की जगह अगर हम एक मॉइस्ट या वेट ब्लू लिटमस पेपर अगर ले लेते हैं, तो तुरंत देखोगे इसका कलर ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर रहने के लिए मॉइस्ट या वेट कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, वाटर रहते हैं और वाटर के प्रेजेंस में HCl, H प्लस और Cl माइनस आयन दे देते हैं, और H प्लस आयन यहाँ पे जब प्रोड्यूस होता है तुरंत ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो ये एक सिंपल एक्टिविटी है। इस सिंपल एक्टिविटी से हम बता सकते हैं जब तक कोई एक एसिड जब वो सॉलिड कंडीशन या गैसियस कंडीशन में हो, उनको जब हम पानी में नहीं घोलते हैं तब तक वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जो मिनरल एसिड्स होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि जब मिनरल एसिड को पानी में घोलते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इन सबको जब पानी में घोलते हैं, पानी में घोलते ही क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन देने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट में H प्लस आयन जब देते हैं तब वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज which can liberate maximum amount of H plus ion in aqueous solution। और weak acid, इसको जब पानी में घोलते हैं ये H plus ion ज्यादा अमाउंट में दे नहीं पाते हैं, क्योंकि पानी में जब weak acid को घोलते हैं बहुत जल्दी बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं, और इसलिए प्रोडक्ट साइड में H प्लस आयन का संख्या ज्यादा हो नहीं पाते हैं। और इसलिए जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
उसको जब पानी में घोलते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में H प्लस आयन दे नहीं पाते हैं, और इसलिए कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो वो वीक एसिड होता है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज बेस। बेस का डेफिनेशन क्या है? द बेसिस आर दोज केमिकल्स व्हिच कैन लिबरेट OH minus ion in aqueous solution. It is also bitter in taste. और इसका एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के फॉर्मूला याद रखना। तो इन सबको पानी में डालने से क्या होता है, ये OH माइनस आयन लिबरेट करते हैं। ओके, कोई कोई बेस ऐसा होता है जो पानी में नहीं घुलता है। ओके, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में नहीं घुलता है। फिर बोलोगे ये तो फिर OH माइनस आयन दे नहीं पाएगा, तब भी हम इसको बेस कैसे बोलेंगे? बेस इसलिए होता है क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, मीन साल्ट और वाटर बनाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बेस बोल सकते हैं। ओके, तो बेस दो टाइप का होता है, एक वाटर सॉल्युबल और नॉट वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है उसको हम एल्कलीज भी कहते हैं। यहाँ पे देखो NaOH, CaOH2, KOH, ये पानी में घुल जाता है, और पानी में घुलने के लिए हम इनको एल्कलीज भी बोल सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में नहीं घुलता है, ये सिर्फ बेस है, इनको हम एल्कली नहीं बोल सकते। ओके, और इसलिए हम क्या कहते हैं, ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। इस पॉइंट को अच्छे से समझना, ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। Okay, next point is strong base and weak base. Strong base क्या होता है? Strong bases are those substances which can liberate maximum amount of OH minus ion when dissolved in water. तो जब पानी में घुलने से जो ज्यादा से ज्यादा OH माइनस आयन देते हैं डिसोसिएट होने के बाद, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और वीक बेस जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, पानी में घुलने से जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में OH माइनस आयन नहीं देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, वीक बेस जो होते हैं जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका बेसिक नेचर वीक होता है। एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, NH4OH, ये भी वीक बेस है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से ये 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। कोई भी बेस हो वो रेड लिटमस का कलर ब्लू में चेंज कर देते हैं। Second property, bases reacts with some metals to form hydrogen gas. Bases metals के साथ, ज्यादा metals के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए जो स्पेसिफिक मेटल है वो आपको याद रखना है। जैसे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिंक के साथ जो रिएक्शन होता है उसके एग्जाम्पल दिए हैं। जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, इसमें Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं इसका नेचर एसिडिक होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और इसलिए एसिडिक नेचर का जो गैस होता है, मींस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, वो बेस के साथ रिएक्शन करके, जैसे
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट बनाते हैं, एक साल्ट बनाते हैं और उसके साथ साथ वाटर बना लेते हैं। यहाँ पे CO2 प्लस NaOH, CO2 यहाँ पे एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दैट मींस एसिडिक ऑक्साइड है, और उसके साथ जब NaOH रिएक्शन करते हैं उससे सोडियम कार्बोनेट, ये एक साल्ट है, और उसके साथ वाटर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल। साइंटिस्ट सोरेनसेन एसिड और बेस को पहचानने के लिए और कितना ज्यादा एसिडिक नेचर है, कितना ज्यादा बेसिक नेचर है या न्यूट्रल है कोई एक सब्सटेंस, इसको पहचानने के लिए उन्होंने एक स्केल बनाया था। उसमें 0 to 14 ये कैलिब्रेशन था। 0 to 14 दैट मींस इसको 14 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ओके, पीएच वैल्यू अगर 0 to 3.5 के बीच में आए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कोई एक सॉल्यूशन उसका पीएच वैल्यू 0 to 3.5 इसके बीच में आए तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पीएच वैल्यू अगर 3.5 से 7 के बीच में आए तो वीक एसिड होता है। 7 में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस है, इथाइल अल्कोहल न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो इन दोनों का पीएच वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 से 10.5 के बीच में अगर कोई पीएच वैल्यू आए तो वो वीक बेस हो जाता है। 10.5 से 14 के बीच में आ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। ओके, तो इस टाइप का एक स्केल साइंटिस्ट सोरेनसेन ने बनाया था और इनको हम पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए पीएच पेपर यूज करते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। तो आप जानते हो अलग अलग पीएच वैल्यू में पीएच पेपर जो होता है उसका अलग अलग कलर चेंज होता है। कलर को देख के कौन सा वैल्यू है उस वैल्यू को हम पहचान लेते हैं। ओके, और पीएच वैल्यू का जब पहचान हो जाते हैं उससे हम बोल सकते हैं कोई एक सॉल्यूशन वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है या न्यूट्रल है। ओके, तो जहां तक समझाया गया है यहां तक आप पढ़ लो। कल इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका रिवीजन मैं कराऊंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको तैयार होना है। बुक के अंदर से मैं क्वेश्चन दूंगा, इसलिए ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इसको लाइन वाइज आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।